हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आलिया। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं पोस्ट डीएनसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। डीएनसी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपसे के पीरियड रेगुलेशन को लेके, आपके इनफर्टिलिटी को लेके, या फिर लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, इन्फेक्शन है, परफोरेशन है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है आपको डीएनसी के बाद देखने को मिल सकती है, और ये क्यों होता है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो डीएनसी होता क्या है? डीएनसी एक प्रोसीजर है जिसमें आपके सर्विक्स को डायलेट किया जाता है और यूट्रस के अंदर से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को क्यूरेट करके और सक्शन करके निकाला जाता है। ये डीएनसी है। डीएनसी यूजुअली 7th वीक के बाद ही एडवाइस करते हैं। 7th वीक से पहले की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें मेडिकल अबॉर्शन एडवाइस किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन होते हैं, जैसे कि अगर आपका एचपी लो है, सैचुरेशन मेंटेन नहीं है, या मेडिकल कोई कंडीशन है, कोई डिजीज़ है, या आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में आपको 7th वीक से पहले भी डीएनसी एडवाइस किया जाता है। ठीक है, तो डीएनसी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है? तो डीएनसी एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है जिसे हम यूट्रस के अंदर देख नहीं सकते हैं, और ये ब्लाइंडली हमें क्यूरेट करके उस कंसेप्शन को निकालना होता है। ठीक है, तो आप अगर अपने गायनेक से करा रहे हैं, एक अच्छे सेटअप पे करा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर करा रहे हैं, तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही रेयरेस्ट जो होती है, जो देखने को मिलती है, बहुत ही रेयर होती है। लेकिन अगर यही प्रोसीजर आप किसी छोटे मोटे सेटअप पे कराते हैं, किसी नर्सिंग स्टाफ से करवाते हैं, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन कि जब आपका डीएनसी किया जाता है, तो डीएनसी में हमें डायलेटर का इस्तेमाल करते हैं। उस डायलेटर का इस्तेमाल हमें कितना करना है, कि आपके जो यूट्रस की लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर है, हमें कितना इंसर्ट करना है, वो एक डॉक्टर को पता होता है। ठीक है, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ कर रही हैं उन्हें इस बारे में नहीं पता है। वो तो बस एक प्रोसीजर जो देखी है उसी को वो फॉलो कर रही हैं। और सबका सर्विक्स अलग होता है, किसी का फ्रेजाइल होता है, किसी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी का पोस्टीरियर पोजीशन में होता है, किसी का इंटीरियर होता है, किसी का शेप एंड साइज अलग होता है। ये सारी चीज़ें एक आपकी गाइड ही समझ सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो छोटे मोटे सेटअप पे कराती हैं। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारी पेशेंट आती हैं जो पोस्ट डीएनसी कॉम्प्लिकेशन लेकर आती हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिन्होंने एक नर्सिंग स्टाफ से अपना डीएनसी करवाया था, और उस डीएनसी के बाद उसके बच्चेदानी के अंदर ब्लड जमा हो गया, और जो बच्चेदानी की दीवार थी वो बहुत ज़्यादा ही मोटी हो गई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने डीएनसी किया था, या तो उस इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने ऑटोक्लेव नहीं करवाया, स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, या बहुत ज़्यादा ही क्यूरेट कर दी। बहुत ज़्यादा क्यूरेट करने पे जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में स्क्रैपिंग आती है। बहुत ज़्यादा क्यूरेट करने से वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, और जो सर्विक्स का मुंह है वो ऐसे चिपक जाता है, बंद हो जाता है। अब जो आपको 1 मंथ के बाद ब्लीडिंग होना था, वो मुंह बंद होने की वजह से वो ब्लीड नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से अंदर ब्लड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। ब्लड कलेक्शन के साथ साथ उनका बच्चेदानी की दीवार भी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है जो वो प्रोसीजर करने टाइम में ध्यान नहीं रखने से भी होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो मेरे पास आई, वो बहुत ही सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन लेकर आई थी, तो हमने यूएसजी कराया। तो यूएसजी पे उनका हिमेटोमेट्रा आ रहा था। हिमेटोमेट्रा जो होता है, ये ब्लड कलेक्शन होता है जो आपके बच्चेदानी के अंदर हो जाता है, जो एक पोस्ट डीएनसी कॉम्प्लिकेशन में ही आता है। ठीक है, और हिमेटोमेट्रा के साथ साथ सर्वाइकल स्टेनोसिस मतलब कि उसकी बच्चेदानी की जो मुंह थी वो दोनों ही बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उसका जो कलेक्शन था वो बाहर नहीं निकल पाया, अंदर जमा होता रह गया, और उनके बच्चेदानी की दीवार बहुत ज़्यादा मोटी थी। अब ये मोटा क्यों है, इसके लिए हमने फर्दर उनका जो डीएनसी करने के बाद फिर से उनका दोबारा डीएनसी करना पड़ा उस दीवार को क्यूरेट करने के लिए, और उसकी जांच हमने हिस्टोपैथोलॉजी उनकी भेजी है, ताकि वो नॉर्मल हो, अगर कुछ कैंसरस ना हो, ये देखने के लिए।
तो सबसे पहला आपको कॉम्प्लिकेशन ये देखने को मिल सकता है कि अगर आपका जो डीएनसी है, अगर ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट से ना किया हो तो आपको बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कि पीआईडी हो सकता है या आप जैसे सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद आपका दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, कई बार जो होता है हमें यूट्रस की लंबाई नापनी होती है कि यूट्रस कितना सेंटीमीटर का है और हमें इंस्ट्रूमेंट को कितना इंसर्ट करना है और कहाँ तक करना है। तो ये करके तभी हम क्यूरेट करके उस प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो कई बार जो है अगर किसी सेफ हैंड में आप टीएनसी नहीं करा रही हैं, किसी सीखे हुए स्टाफ से आप करवा रही हैं, तो वो क्या होता है कि परफोरेशन होता है। जब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बहुत ज़्यादा ही अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, बार-बार इंसर्ट करने की वजह से वहाँ पे छेद हो जाता है बच्चेदानी की दीवार में। अब अगर बच्चेदानी की दीवार में परफोरेशन होता है, तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपका ब्लीडिंग अगर 10 दिन से लगातार ब्लीड कर रही है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन डीएनसी के बाद आपका ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आपका एचबी लो हो रहा है, बीपी फॉल कर रहा है, आपको लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो ये अगर ये कंडीशन आती है तो आप इमीडिएट ही अपने डॉक्टर को दिखाइए। 1 वीक से ज़्यादा अगर हेवी ब्लीडिंग आपको 1 वीक के अंदर ही 2-3 दिन अगर आता है तो ठीक है, कई बार हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू हेवी ब्लीडिंग हो रही है या लगातार आपको फ्रेश ब्लड दिखाई दे रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि आपको पता चल सके कि अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं परफोरेशन तो नहीं है। ठीक है, ये देखने के लिए। तो कई बार जो होता है टीएनसी करते टाइम में परफोरेशन भी हो सकता है, जो कि आपके यूट्रस का जो फंडस होता है उसमें परफोरेशन हो जाता है। अगर इसमें परफोरेशन होता है तो कई बार इंटेस्टाइन में भी परफोरेशन हो जाता है। तो ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन आपको परफोरेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन भी हो सकता है अगर परफोरेशन ज़्यादा हुआ हो तो। इसलिए कभी भी आप डीएनसी करवाइए, सेफ हैंड से ही करवाइए। तीसरा कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ही आपके बच्चेदानी की दीवार को आपके यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम है उसको बहुत ज़्यादा ही क्यूरेट अगर कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा क्यूरेट कर देने की वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है, आपका साइक्लिक ब्लीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, एमेनोरिया हो सकता है, एमेनोरिया जैसे कि आपका पीरियड आना भी बंद हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी आता है जो ओवर क्यूरेटास की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरेज देने की वजह से भी होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, साइक्लिक ब्लीडिंग डिस्टर्ब हो जाना, कई बार पीआईडी इन्फेक्शन हो जाना, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो डीएनसी के बाद आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हेमाटोमेट्रा, ब्लड कलेक्शन हो गया, परफोरेशन हो गया, या फिर क्यूरेट बहुत ज़्यादा कर देने की वजह से एमेनोरिया हो गया, और उसी क्यूरेटेज की वजह से आपका इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। जो नॉर्मल दीवार थी बच्चेदानी की जिसे हमें क्यूरेट नहीं करना चाहिए था, अगर उसे क्यूरेट कर दिया जाए तो कई बार बेबी को कंसीव होने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो मेरा पर्पस ये बताने का ये बिल्कुल नहीं था कि आपको डीएनसी से डराया जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डीएनसी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, लेकिन अगर सेफ हैंड से कराया जाए तो। अगर आप किसी डॉक्टर से कराते हैं तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इससे आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, कोई भी जो मेडिकल फील्ड ऐसा है कि यहाँ पे आपको 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। कुछ 1% रेयर केसेस भी होते हैं जहाँ पे ब्लाइंड प्रोसीजर की वजह से जो रेयरेस्ट के कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, लेकिन अगर आप किसी गायनेक से कराती हैं तो वो बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन आप अगर गायनेक से करा ही नहीं रही हैं, किसी प्रैक्टिशनर से करा रही हैं, नर्सिंग स्टाफ से करा रही हैं, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन यूजुअली देखने को मिलेगा आपको। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट ऐसी आती हैं जो नर्सिंग स्टाफ से कराती है, बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। जब वो कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर लेकर जाती है तो वो बोलते नहीं, हमने तो डीएनसी ठीक किया था, बाद में क्या हुआ वो रिस्क हमारा नहीं है। ठीक है, तो उनका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ है, आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए अगर आपको डीएनसी कराना है कभी भी आप करवाएं तो सेफ एंड गायनेक से ही कराएं, अच्छे से पता करें उस सेटअप के बारे में, उस डॉक्टर के बारे में, तभी आप डीएनसी करवाइए। कभी भी अपने लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए आप। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।